लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, जहां हम लोगों ने सबसे पहले देखा था किस तरह से मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है, मतलब मैकेनिकल सिस्टम को मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, वी डिफाइन द बिहेवियर मैथमेटिकली। एंड देन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एनालॉगस सिस्टम, दैट इज अवर मेन टॉपिक एनालॉगी, जिसमें कि हम लोगों ने कवर किया था कि अगर एक मैकेनिकल सिस्टम है तो उसे उसके फोर्स वोल्टेज इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग सेम वही चीज पे बात करेंगे, मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम की ही, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की, बट नाउ इन दिस लेक्चर जो हम एनालॉगी यूज करेंगे दैट इज फोर्स करंट एनालॉगस सिस्टम, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स करंट एनालॉगी। सो इन एनालॉगस सिस्टम, ये टेबल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी शो किया था, जो कि मैं कंबाइंड टेबल लेके चलता हूं कि अगर हमें मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जिसमें दो कैटेगरी हो सकती है, वन इज फोर्स वोल्टेज एंड वन इज फोर्स करंट, राइट। तो अगर मैं फोर्स करंट यूज करूंगा इन दिस लेक्चर, तो आई हैव टू रिप्लेस फोर्स बाय करंट, मास बाय कैपेसिटेंस, स्टिफनेस ऑफ कोफिशिएंट K बाय 1/L, डैम्पिंग कोफिशिएंट B बाय 1/R, डिस्प्लेसमेंट X रिप्लेस बाय फ्लक्स phi। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे अवर मैकेनिकल सिस्टम इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो कि करंट वोल्टेज बेस्ड होगा। सो आई हैव टेकन द सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, सो दैट आपको जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना, उतना पार्ट आप इजिली यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जल्दी से कर पाए, राइट। सो अगर मैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, जो कि मेरा स्टेप नंबर 1 है, सो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा है M1 फ्री बॉडी पे, सो हम M1 का फ्री बॉडी यहाँ पे सबसे पहले बनाने वाले हैं, जिसमें फोर्स अप्लाई कर दिया, देन दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट x1। सो यहाँ पे सबसे पहले मास बॉडी इसका अपोज करेगा, तो M1 d² x1 बाई dt², और दूसरा जो इसमें फोर्स अपोज करेगा दैट इज K1 x1 माइनस x2। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1। नाउ सिमिलरली फॉर M2, अगर हम M2 की बात करें तो सपोज दिस इज M2 फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे अप्लाइंग फोर्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अपोजिंग फोर्स था, दैट इज K1 x1 माइनस x2। देन इसके लिए जो अपोजिंग फोर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे M2 d² x2 बाई dt², बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज x of 2। देन ये बंधा है K2 से, तो K2 x2 माइनस x of 3। देन ये हमारा बंदा है B1 से, तो B1 d बाई dt x2 माइनस x of 3। एंड देन लास्ट आपको M3 का फ्री बॉडी बनाना है, तो अगर M3 फ्री बॉडी की बात करूं तो M3 में जो अप्लाइंग फोर्स हो जाएंगे वो यहाँ पे M2 के अपोजिंग फोर्स, यानी कि K2 x2 माइनस x3 एंड B1 d बाई dt x2 माइनस x3, दीज आर द अप्लाइंग फोर्स। और इसका अपोज कौन कौन करेगा, सबसे पहले M3 d² x2 x3 बाय dt² एंड देन अपोजिंग फोर्सेस बाय K3, तो ये K3 और ये x of 3, राइट। सो दिस इज द सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम। आई थिंक ये हम थर्ड टाइम कर रहे हैं, आई थिंक थर्ड टाइम इन द फ्री बॉडी डायग्राम, एंड द सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, तो मैंने यहाँ पे इसलिए पहले आपको बोला था वीडियो पॉज कीजिए, देन उसके बाद देखिए। बट अगर अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, तो पहले से जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं आप उन्हें देखिए, उसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे इजिली बना पाएंगे, राइट। अब उसके बाद का स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, देन वी राइट द इक्वेशन लाइक f इज इक्वल टू M1 d² x1 बाई dt² प्लस K1 x1 माइनस x2। तो यहाँ से आप 3 इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि आपकी इस तरह से आ जाएंगी, f इज इक्वल टू M1 d² x1 बाई dt² प्लस K1 x1 माइनस x2। देन फ्रॉम द सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम K1 x1 x2 इज द अप्लाइंग फोर्स, तो इस अप्लाइंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा हमारा M2 K2 एंड B1, तो ये हमारा M2 K2 एंड B1 वाली इक्वेशन। एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सो ये तीनों इक्वेशन अब हमारे पास आ चुकी हैं। ये है मेरा स्टेप नंबर 1, जो कि मैं अब तक समझता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आ चुका होगा। नाउ आई डोंट हैव अ नीड कि आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को यहां तक अटेम्प्ट करें, राइट। अब इसके आगे हमें स्टार्ट करना है फोर्स करंट एनालॉगस सिस्टम। मेथड वही है, कन्वर्जन का तरीका वही है, बट क्योंकि मेरा कन्वर्जन ऑफ फोर्स करंट है, सो आई हैव टू चेंज द टेबल। सो अब की बार मैंने टेबल का यहाँ पे पार्ट लिखा है जो कि फोर्स और करंट को आपस में रिजेंबल कर रहा है, जो मुझे कन्वर्जन यूज करनी है, यानी F इज रिप्लेस बाय I। सो दिस इक्वेशन, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो F इज रिप्लेस बाय I इज इक्वल टू M की जगह हो जाएगा C, सफिक्स एज इट इज रहते हैं, देन दिस इज d² x1, तो नाउ दिस टाइम x इज रिप्लेस बाय phi, तो हो जाएगा d² phi1 बाय dt² प्लस K1 की जगह आपका हो जाएगा 1 बाय L1, देन x1 माइनस x2 मीन्स phi1 माइनस phi2।
नाउ जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था फोर्स वोल्टेज एनालॉगस में, हमारी इक्वेशन यहाँ पे बनी थी डी क्यू बाई डी टी की फॉर्म में या डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी की फॉर्म में, तो हमने चार्ज को कन्वर्ट किया था करंट फॉर्म में। सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका फाई है, दिस फाई विल रिप्लेस इनटू वोल्टेज फॉर्म। सो वी नो दैट कि फाई जो होता है फ्लक्स दैट इज इक्विवेलेंट टू ईएमएफ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, राइट। तो अगर डी फाई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो दैट इज इक्वल टू वी वोल्टेज, और अगर डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर है तो दैट कैन बी रिटन एज डी वी बाय डी टी। सो दीज आर द थ्री रिलेशन जिनको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सो दैट हमारी इक्वेशन वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो यानी कि ये जो इक्वेशन है दिस कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू C1 एज इट इज रहने वाला है। नाउ डी स्क्वायर फाई वन बाई डी टी स्क्वायर, सो एज पर दिस रिलेशन दिस कैन बी रिटन एज डी वी वन बाय डी टी। सिमिलरली 1 by L1 एज इट इज रहने वाला है। नाउ सिंपली फाई वन माइनस फाई टू, तो फाई क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो यहां पे हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2 ऑफ dt। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैंने I और v की टर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक। अब सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिए, तो पहले तो सेकेंड इक्वेशन को वेरिएबल चेंज कीजिए यूजिंग दिस टेबल, और फिर जहां पे फाई या डी फाई बाई डी टी या डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर बन रहा है उसको आप इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। सो चलिए सेकंड इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। तो फर्स्टली सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो k1 x1 माइनस x2, यानी कि k1 की जगह यहां पे क्या आएगा, k1 की जगह आपका हो जाएगा 1 by L1, देन x1 माइनस x2 यानी कि फाई वन माइनस फाई टू इज इक्वल टू नाउ m2 रिप्लेस बाय c2, देन d स्क्वायर फाई टू बाई डी टी स्क्वायर, देन प्लस k2 की जगह यहां पे होता है 1 by L2, देन x2 माइनस x3 यानी फाई टू माइनस फाई थ्री, then plus b1 is replaced by 1 by r1, d by dt, then यहाँ पे x2 minus x3 तो ये हो जाएगा phi 2 minus phi of 3। Now convert this phi into voltage term, तो ये हो जाएगा 1 by L1 integration of v1 minus v2 in dt is equal to c2 as it is d square phi 2 by dt square, this become dv2 by dt, plus this is 1 by L2, then again integration v2 minus v3 because it is phi 2 minus phi 3, और लास्ट में दिस इज 1 by r1 एज इट इज, और ये है d phi 2 by dt, तो d phi by dt क्या होगा, सिंपली v2 माइनस v3। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, जनरली हमें v और r वाला एक्सप्रेशन याद रहता है, c और l में हम कई बार नहीं भी याद रखते हैं। तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को दिखाऊं तो बेसिकली मैं क्या यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बना रहा हूं v2 माइनस v3 डिवाइड बाय r1, तो v बाय r बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है टर्म करंट। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन हम कन्वर्ट कर रहे हैं दीज आर नथिंग बट ऑल कंपोनेंट जो यहाँ पे आपके ऑल जो भी यहाँ पे फैक्टर्स आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दीज ऑल रिप्रेजेंट्स करंट। लाइक अगर मैं इसे बोलूं कि दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये तीनों चारों एक तरह से करंट कंपोनेंट हैं, ये इक्वेशन ये रिजेंबल कर रही है, राइट। तो जितने भी हम इक्वेशन एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी करंट इक्वेशन है। तो FI एनालॉजी में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली KCL इक्वेशन है। अगर आपको याद हो मैंने FE एनालॉजी में आपसे बात की थी, उसमें मैंने बोला था ऑल द इक्वेशन आर वोल्टेज इक्वेशन, बट नाउ दीज आर करंट इक्वेशन, राइट। सिमिलरली आप इस थर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन को जो हम कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट द वैल्यू k2 की जगह हो जाएगा 1 by L2, देन x2 माइनस x3 है जिसे मैं लिखूंगा phi 2 माइनस phi 3, बट अगर मैं डायरेक्टली से कन्वर्ट कर देता हूं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये हो जाएगा v2 माइनस v3 ऑफ dt, प्लस दिस इज b1 को हम लिखेंगे 1 by r1, देन d by dt x2 माइनस x3 है तो हो जाएगा d phi 2 माइनस d phi 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा सिंपली v2 माइनस v3, राइट, इज इक्वल टू m3 इज कन्वर्टेड इनटू c3 d स्क्वायर x3 बाई dt स्क्वायर यानी d v3 बाई dt हो जाएगा, और प्लस लास्ट वाली इक्वेशन k3 है, k3 की जगह हो जाएगा 1 by L3 इंटीग्रेशन ऑफ v3 dt। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन आफ्टर कन्वर्जन इन फोर्स करंट एनालॉजी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये फर्स्ट स्टेप दिस मैथमेटिकल बिहेवियर विल रिमेन सेम फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट उसके बाद आपको डिपेंड ये करना है, आपको चूज ये करना है कि क्वेश्चन पेपर में आपको कौन सा एनालॉगस नेटवर्क बनाने के लिए बोला गया है, आइदर FV और FI। तो अगर FV बोला है तो FV के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कीजिए, इक्वेशन जनरेट कीजिए, और अगर FI बोला है तो FI के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने अभी किया इसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन करेंगे। ओके, देन दिस इज द सेकेंड स्टेप जो हमने टेबल का यूज करके, ये जो टेबल थी इस टेबल का यूज करके हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया। सो नाउ आई एम गॉट द कन्वर्टेड इक्वेशन। अब लास्ट स्टेप बचता है कि इन कन्वर्टेड इक्वेशन से डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब सर्किट नेटवर्क कैसे फॉर्म होगा।
तो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया ये कौन सी इक्वेशंस हैं, दीज आर करंट इक्वेशन, दीज ऑल आर करंट इक्वेशन, यानी कि केसीएल इक्वेशन है, राइट। तो जो मैं इसका नेटवर्क फॉर्म करूंगा उसमें मुझे काउंट करना है हाउ मेनी वोल्टेजेस आर इन दीज थ्री इक्वेशंस। यहां पे कितनी वोल्टेजेस हैं, अगर आप यहां देखेंगे V1 है, V2 है, V3 है, तो दे आर 3 वोल्टेजेस। तो दीज वोल्टेजेस आर नोड वोल्टेजेस, दिस इज V1 वोल्टेज, दिस इज V2 वोल्टेज एंड दिस इज V3 वोल्टेज। तो मैंने यहां 3 नोड मार्क कर लिए हैं जिसमें वोल्टेज है V1, V2 एंड V3, राइट। अब इस फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ ये इक्वेशन कहती है कि ये जो फर्स्ट नोड है इस पे आप अप्लाई कर दीजिए एक इनकमिंग करंट सोर्स, दैट इज I। सो दिस I करंट इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस दिस टर्म, यानी कि वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2, तो एज पर नोडल एनालिसिस केसीएल क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग, राइट। सो I जो करंट है वो I1 और I2 के बराबर है, दोनों के सम के बराबर है। और I1 मुझे कहां पे अप्लाई करना है, I1 का मतलब हुआ C1 dV1/dt, यानी जहां पे वोल्टेज केवल V1 है वहां पे कंपोनेंट अप्लाई होगा C। और एक ऐसा करंट है जिसमें वोल्टेज V1 माइनस V2 है। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जहां वोल्टेज V1 माइनस V2 होगी, दैट मींस ये ब्रांच V1 माइनस V2 होगी, दिस विल कंटेन कंपोनेंट इंडक्टर, बिकॉज इस ब्रांच में जब मैं लिखूंगा करंट की इक्वेशन तो हम क्या लिखते हैं, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज। तो V1 माइनस V2 आएगा, इसलिए यहां पे मैंने लगा दिया कंपोनेंट इंडक्टर। और अगर आप इसको पहले वाले कंपोनेंट को देखेंगे तो यहां पे केवल वोल्टेज कौन सी है, केवल V1। तो V1 कहां मिलेगी, V1 मुझे मिलेगी केवल यहां, तो यहां पे कंपोनेंट लगा दीजिए, दिस इज योर C1। तो अगर आप देखेंगे इस नोड पे तो ये हमारा इनकमिंग करंट था जो कि इन दो करंट में ब्रेक हो गया, दिस इज माई I1 एंड दिस इज माई I2 जो मैंने यहां पे अज्यूम किया था, राइट। तो दिस इज द वे, क्या किया मैंने 3 नोडल वोल्टेज कंसीडर किए हैं, उसके बाद मैंने फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है लाइक इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ 2 आउटगोइंग करंट्स, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन पकड़ लीजिए। सेकेंड इक्वेशन कहती है 1/L1 V1 माइनस V2 dt, जो कि ऑलरेडी हमारी बन चुकी है। 1/L1 V1 माइनस V2 ऑलरेडी इस नोड पे आ रहा है। नाउ दिस इनकमिंग इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। यानी कि अगर मैं इन्हें भी 3 अलग अलग करंट मानता हूं, ये तीनों अलग अलग करंट हैं, तो अब मुझे इन तीनों करंट्स को यहां पे मार्क करना है, यानी दिस V2 इज इक्वल टू 1 करंट, देन सेकंड करंट, देन थर्ड करंट, राइट। तीनों करंट के इक्वल होना चाहिए ना। अब इन तीनों करंट में अगर आप देखोगे तो यहां पे C2 केवल किस वोल्टेज के क्रॉस लगा है, C2 लगा है केवल V2 के क्रॉस, राइट। C2 कहां पे लगा है, केवल V2 के क्रॉस। तो यहां पे आपका लगेगा C2 जिसमें केवल V2 वोल्टेज अप्लाई करनी है, जैसे C2। और उसके बाद L2 और R1 में कौन सी वोल्टेज लगानी है, V2 माइनस V3। तो V2 माइनस V3 कहां आएगी, V2 माइनस V3 आएगी यहां पे। तो सपोज दिस इज रेजिस्टेंस V2 माइनस V3, दिस इज R1, ठीक है। So this is R1 and again there is a inductor component required, तो ये भी V2 minus V3 में है, तो ये आ गया आपका L2। So this is the way how will we connect V2 minus V3 component branch। अब यहाँ पे देखिएगा, पिछली बार अगर आपको याद हो हमने FV एंड लॉगी के अंदर सीरीज में कनेक्शन लगाए थे, बिकॉज वहां पे सेम वोल्टेज चाहिए और वोल्टेज सीरीज में सेम हो जाती है, सॉरी सेम करंट चाहिए और करंट हमारा सेम हो जाता है सीरीज में। बट ये क्योंकि करंट है, ये सेपरेट करंट है और ये सेपरेट करंट है, तो इन दोनों को मुझे अलग अलग ब्रांच में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी यहां पे केसीएल अप्लाई जब आप इस नोड पे करेंगे तो दिस इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग 3 करंट हो गई अलग अलग, जिनके बराबर वो बन रहा है, राइट। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि इस नोड पे V3 पे कौन कौन से करंट आ रहा है, देखिए L2 आ रहा है और R1 आ रहा है, तो L2 भी आ रहा है और R1 भी आ रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू C3 एंड 1/L3 V3। तो V3 है ना यहाँ पे केवल, तो यहीं पे आपका C3 अटैच कर दीजिए और इसी में आप L3 को अटैच कर दीजिए, और ये सारा नीचे एक रेफरेंस नोड होता है, ये आप कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका बन गया कंप्लीट सर्किट, राइट। सो ये नोडल एनालिसिस है एक तरह से कि आपके पास केसीएल इक्वेशन है, उस केसीएल इक्वेशन से मैंने इस नेटवर्क को बनाया है, और बनाने के लिए वही है सेम, पहले 3 वोल्टेज मार्क करी, देन इंडिविजुअल इक्वेशन को लेते रहिए कि सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। सो दिस इज द वे हाउ विल यू ड्रॉ अ फोर्स करंट एनालॉगस सिस्टम फॉर अ गिवन मैकेनिकल सिस्टम, राइट। अब आई थिंक मैं समझता हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद आप फोर्स वोल्टेज भी कर सकते हैं, फोर्स करंट भी कर सकते हैं। सो एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं जिसका मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बट बताया नहीं था, सो अब मैं इस चीज को यहाँ पे कवर करता हूं कि अगर सपोज ये क्वेश्चन आपके पास विद फ्रिक्शन आ जाए, सो फ्रिक्शन के केस में
जब आपके पास यही क्वेश्चन आए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शन लेस, तो आपको हो सकता है यहाँ फ्रिक्शन लेस ना आए, यहाँ पे आपको मेंशन कर दे सपोज P1, हियर इट इज P2 एंड हियर इट इज P3. नाउ आई हैव टेकन फ्रिक्शन फोर्स, राइट. सो मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे मैं चेंजेस को दिखा सकूं. तो P1 है, यहाँ पे P2 है एंड दिस इज P3, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज गिवन विद द फ्रिक्शन, नाउ नॉट फ्रिक्शनलेस. अब क्या होगा, क्या चेंजेस इस क्वेश्चन में आपको आने वाले हैं, केवल मैं उनको हाईलाइट करता हूं, राइट. तो जैसे कि सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया था, ये M1 है, इसमें फोर्स लगा है. अब इस फोर्स का अपोज कौन करेगा, M1 कर रहा था, ठीक है. K1 कर रहा है क्योंकि इससे बंधा है, बट क्योंकि अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी है तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी इसका अपोज करेगा. और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जस्ट लिखनी है आपको P1 dx1 by dt, P1 dx1 by dt, कि ये होता है तरीका फ्रिक्शन फोर्स को लिखने का, राइट. वेरिएबल देन dx1 by dt जैसे हम डैम्पर में लिखते हैं, बट डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज ये इन बिटवीन कंपोनेंट नहीं है, ये केवल ओनली ऑन कंपोनेंट है, राइट. इसी तरह से जो आपका सेकंड वाला है, तो सेकंड अगर हम M2 को कंसीडर करते हैं तो इसके लिए अप्लाइंग फोर्स तो यही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कभी भी अप्लाइंग फोर्स नहीं बनेगा. तो अप्लाइंग फोर्स K1 x1 - x2 रहेगा, बट इसका अपोज कौन कौन करेगा, अपोज करेगा M2 देन K2 देन B1, और एक और फ्रिक्शन फोर्स इसमें लग जाएगा जो कि इसका अपोज करेगा, दैट इज P2 dx2 by dt, ये इसका अपोज और करेगा, राइट. इसी तरह से जब आप M3 का फ्री बॉडी बनाएंगे, अप्लाइंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होना, केवल जो अपोजिंग फोर्स है उसमें एक और फोर्स आपके पास एड ऑन हो जाएगा एंड दिस इज P3 dx3 by dt, राइट. तो यहां तीनों फोर्स आ गए, दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स. इसी तरह से जो आपकी इक्वेशंस हैं, अगर मैं इक्वेशंस में बात करूं तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी उस इक्वेशन में K x1 - x2 के साथ यहां पे आपका एड ऑन हो जाएगा P1 dx1 by dt, राइट. इसी तरह से थर्ड इक्वेशन जो हमने यहाँ पे देखी है सेकंड में भी ऐड हो जाएगा, तो सेकंड में यहाँ ऐड हो जाएगा P2 dx2 by dt, और थर्ड में यहाँ ऐड हो जाएगा P3 dx3 by dt. अब जब हम इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो जैसे कि यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अभी आप देख पा रहे हो, है ना, या ये हमने सारी इक्वेशंस यहाँ पे कन्वर्ट कर रखी हैं, तो इन इक्वेशंस में क्या होगा, ये कंपोनेंट भी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा. तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन में आप इस P1 को किससे रिप्लेस करोगे, तो जो P1 यानी जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, ये ट्रीट होता है एज अ डैम्पर. ये ट्रीट कैसे होता है, एज अ डैम्पर, यानी कि P1 भी मैं रिप्लेस किससे करूंगा, 1/r से, राइट. तो जैसे कि यहाँ थर्ड इक्वेशन अभी लिखी हुई है, अगर आप इस थर्ड इक्वेशन में देखोगे यहाँ K3 x3 के बाद जो मैं इसका कन्वर्जन करके लिखूंगा, तो ये कन्वर्जन क्या हो जाएगा, प्लस P3 की जगह 1/r3 एंड ये बदलेगा d∅3 by dt में, राइट. x की जगह फाई लिखेंगे और फिर d∅3 by dt किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा अल्टीमेटली v3 में. तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन पे आपका 1/r3 v3 ऐड हो जाएगा. अगर आप सेकेंड इक्वेशन इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे 1/r2 और v2 ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1/r3 v3 ऐड हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन में इसी तरह से 1/r1 और v1 ऐड हो जाएगा, राइट. 1/r1 v1 ऐड हो जाएगा, क्लियर. 1/r1 v1 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 1/r2 v2 ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे 1/r3 v3 ऐड कर देते हैं, क्लियर. तो जब अब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने माना था दिस इज द इनकमिंग करंट I करंट आपका ये V1 है, ये V2 है और ये सपोज V3 है. सो दिस इज V1 एंड V2 एंड V3. तो यहाँ पे आपका CV1 था, तो ये हमारा C हो गया, ठीक है. दिस इज योर C1. यहाँ पे हमारा डिफरेंस वाली ब्रांच है जिसमें हमारा L आया था, ये L1 हो गया. अब ये कहाँ अप्लाई करेंगे, 1/r1 V1, क्योंकि इसमें केवल V1 वोल्टेज है, दैट मींस इसको मैं अप्लाई करूंगा V1 वाली ब्रांच के साथ, तो यहां पे कहीं अप्लाई हो जाएगा पैरेलल मोड में, क्योंकि ऑल आर पैरेलल, ब्रांच करंट तो पैरेलल जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका R1 कंपोनेंट, राइट. पहले जो केवल C1 था उसके साथ पैरेलल में एक और ब्रांच आ जाएगी R1. तो आप इसे कैसे भी बना सकते हैं, आप यहाँ इस नोड से इस नोड के बीच में दिखा दीजिए, या आप इसी के साथ दिखा दीजिए, डजेंट मैटर. जैसे अब मुझे V2 के अगेंस्ट दिखाना है, तो V2 के अगेंस्ट यहाँ पे आपकी कौन कौन सी ब्रांच आई थी, V2 के अगेंस्ट यहाँ पे C2 आया था, ठीक है. आप इसी के साथ इस तरह से R2 और दिखा दीजिए, क्योंकि ये भी केवल V2 के क्रॉस है, तो ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा. और बाकी दो जो हमने यहाँ दिखाई थी कि एक हमारा इंडक्टर गया था और एक हमारा गया था रेजिस्टेंस R1, वो आपका V3 के बीच में है, तो ये हमारा L2 और ये हमारा R1,
राइट। उसके बाद आपको थर्ड इक्वेशन दिखानी थी जिसमें आपने यहाँ C3 दिखाया था, इसी तरह से यहाँ आपने L3 दिखाया था, और इसी तरह से यहाँ पे आपका R3 भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली टोटल नेटवर्क जब आप इसे फ्रिक्शन के साथ कंसिडर करेंगे। तो अगर आप देखोगे ये R1 एक्स्ट्रा आ गया, R2 एक्स्ट्रा आ गया और ये R3 एक्स्ट्रा आ गया, जो कि हमारा फ्रिक्शन के केस में नहीं था। सो आई होप कि अगर क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन फोर्स दे दिया जाए तो बस उसे अपोजिंग फोर्स की तरह यूज करना है, और कन्वर्जन के दौरान उसे आपको डैंपिंग फोर्स के इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट लेनी है। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। उस टेबल में किससे आप रिप्लेस करोगे? डैम्पर कोफिशिएंट से, राइट। सो इस लेक्चर में यहीं पे स्टॉप लगाते हैं। इस लेक्चर के बाद अब मैं श्योरली कह सकता हूं कि आप लोग बहुत इजीली फिजिकल सिस्टम की मॉडलिंग कर सकते हैं। फोर्स करंट और फोर्स वोल्टेज दोनों का ही आपको एक एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट लेक्चर मैं फिर से लेके आऊंगा जिसमें एक पूरे क्वेश्चन को हम फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट के ऊपर सॉल्व करेंगे। दोनों के ऊपर हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।